आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई में क्वेश्चंस आए थे उनको आज हमने इस लेक्चर में कवर करा है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे जेकेएसएसबी क्वेश्चन फ्रेम करती है और आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, और ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच What is the name of the disease caused by mercury poisoning of water? तो वाटर की मर्करी पॉइजनिंग की वजह से, मतलब वाटर में जो मर्करी मिल जाता है उसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है? क्या वो मीनामार्टा डिसीज है, डायरिया है, डाइसेंट्री है और टाइफाइड? अगर आपने हमारी डिसीजेस का लेक्चर देखा होगा तो डायरिया, डाइसेंट्री, टाइफाइड तो आपने सुना होगा, बट मीनामार्टा नहीं सुना होगा। मीनामार्टा डिसीज मर्करी पॉइजनिंग की वजह से होती है। ये एक इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब बेसिकली ये होता है कि इससे इंसान के ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, और ये पहली बार देखा गया था जापान में। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं उन पे क्वेश्चन होते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कौन कौन सी इन्वायरमेंट रिलेटेड डिसीजेस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज है, एक होती है इटाई इटाई डिसीज। ठीक है, इटाई इटाई, ये भी जापान में पहली बार देखी गई थी। ये बेसिकली किसकी वजह से होती है? कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से। अगर कैडमियम मिला हो ना तो कैडमियम की बॉडी से जाने की, बॉडी के अंदर जाने की वजह से डिसीज होती है इटाई इटाई। ये भी पहली बार जापान में देखी गई थी, इसको आप याद रख सकते हो। एक और जापान में देखी गई थी योकाइची अस्थमा, योकाइची अस्थमा। ठीक है, तो योकाइची अस्थमा भी कहां पर देखा गया था? जापान में, और ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो बॉडी में सल्फर डाइऑक्साइड के जाने से होती है। एक आपको पता है एक बच्चों में एक डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज। ठीक है, ये बच्चों में हो जाती है, उनके बच्चों में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वो डिसीज कौन सी है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का। और ये किसकी वजह से होती है? जब हाई नाइट्रेट जो है वो बॉडी में चला जाता है, मतलब नाइट्रोजन रिलेटेड कंटेंट जब बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, एक और जेकेपीएसआई के एग्जाम में एक और क्वेश्चन डिसीज का पूछा गया था, एस्बेस्टोसिस डिसीज के रिलेटेड। अभी वो क्वेश्चन आएगा भी। एस्बेस्टोसिस जो है ये भी एक डिसीज होती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? एक लंग डिसीज है। पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये कौन सी डिसीज है? ये एक लंग्स रिलेटेड डिसीज है, और ये इस वजह से होती है जब सिलिका जो होता है ना, सिलिकॉन रिलेटेड प्रोडक्ट, वो जब बॉडी में चला जाए तो उसकी वजह से एस्बेस्टोसिस होती है, और ये लंग रिलेटेड डिसीज है। ठीक है, एक और लास्ट आप डिसीज याद रख सकते हो, ये डिसीज है न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द सेम वे। न्यूमोकोनियोसिस जो ये डिसीज है, ये इसको ना ब्लैक लंग डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखते हो, ब्लैक लंग डिसीज, ये भी इन्वायरमेंट रिलेटेड डिसीज। देखो अब मीनामार्टा क्वेश्चन में आया तो ये नहीं है अगली बार मीनामार्टा ही आना है, तो इनमें से कोई आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इटाई इटाई कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होती है, जापान में देखा गया। यूकाइची अस्थमा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ब्लू बेबी सिंड्रोम हाई नाइट्रेट कंटेंट होने की वजह से बच्चों में होती है। एस्बेस्टोसिस लंग रिलेटेड डिसीज है, और न्यूमोकोनियोसिस जो है इसको ब्लैक लंग डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया हो। तो ये मैं लिंक जो है इस वीडियो को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा पीडीएफ, और साथ में ये इसका फोटो भी डाल दूंगा, ये जो मैंने अभी लिखवाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स, देखो जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली डैश इन लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड। देखो लोअर एल्टीट्यूड मतलब नीचे वाली तरफ, और हायर एल्टीट्यूड होता है ऊपर, पहाड़ी के ऊपर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा होती है और कहां पर कम होती है, मतलब लोअर एल्टीट्यूड में क्या वो ज्यादा होगी या कम होगी, ये हमें बताना है। तो पहला है लेसर होती है लोअर एल्टीट्यूड में, ग्रेटर होती है अनअफेक्टेड होती है, या डिजास्टर। तो इसका आंसर ग्रेटर। देखो जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर ऊपर चलते जाते हैं ना, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो नीचे जो है वो बायोडाइवर्सिटी लोअर एल्टीट्यूड में ज्यादा होगी, ये आपने याद रखना। और ये जो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होता है वैरायटी, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग चीजों में वैरायटी होना, जैसे प्लांट्स की डिफरेंट चीजें हो जाए, एनिमल्स की वैरायटी होगी, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी, तो आपने ये भी याद रखना है, वॉल्टर जी रोजन ने दी थी, वॉल्टर जी रोजन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जेकेपीएसआई में आए हुए हैं। ठीक है, अभी और भी लाएंगे इस पे लेक्चर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में होता है तो बहुत से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स फर्स्ट डिस्कवर द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका? तो एंटार्क्टिका में ओजोन होल हो गया था, मतलब ओजोन लेयर जो है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में वो डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, उसको पहली बार किसने डिस्कवर करा था? क्या वो ब्रिटिश टीम थी, अमेरिकन थी, रशियन थी, ऑस्ट्रेलियन थी? और ये बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन यहाँ पे मार्क करा था, बट वो ब्रिटिश टीम थी जिसने पहली बार ये डिस्कवर करा था कि ओजोन होल हो रहा है एंटार्क्टिका में। ठीक है, और पहली बार कब डिस्कवर किया गया था? 1985 में, कि एंटार्क्टिका में ओजोन होल हो रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज, ओजोन होल को रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी
एक प्रोटोकॉल है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें यह बोला गया था कि जिन चीजों की वजह से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, जिन चीजों की वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, उनको हम फेस आउट करेंगे, मतलब उनको हम यूज नहीं करेंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है, 1987 में, आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेर्नोबिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चेर्नोबिल क्या है इनमें से? एसिड रेन है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन के कीव जो इनकी कैपिटल है, वहां पर ही एक चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, और उसमें वहां पर एक बार एक्सीडेंटली वहां पर ब्लास्ट हुआ था। तो चेर्नोबिल क्या है? एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट के लिए टर्म यूज की जाती है। अब यूक्रेन में है, तो यूक्रेन की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अभी यूक्रेन वॉर भी चल रही है रशिया के बीच में, तो यूक्रेन की कैपिटल आपको पता होगा, कीव है। ठीक है, और नेक्स्ट एक आपको रशिया की भी पता होना चाहिए। रशिया की तो सभी को पता होती है, मॉस्को। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो करंट रिलेटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इनमें हमें मैच करना है। ठीक है, स्पीशीज और नेशनल पार्क, इसको लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, स्पीशीज मतलब जैसे रेड पांडा है, वो कहां पर पाया जाता है? मानस में पाया जाता है। गोल्डन लंगूर दिहांग दिबांग में पाया जाता है। जाइंट फ्लाइंग स्क्वल नोकरेक में पाया जाता है। हमें मैच करना है कि रेड पांडा कहां पाया जाता है, गोल्डन लंगूर कहां पाया जाता है, और जाइंट फ्लाइंग स्क्वल कहां पाई जाती है। देखो, अगर आपको इनमें से एक भी पता होगा ना, तो काम हो जाएगा। जो जाइंट फ्लाइंग स्क्विल है ना, वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मानस है अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मानस असम में है। मानस कहां पर है? असम में है। ठीक है, अगर हम दिहांग दिबांग की बात करें, वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो दिहांग दिबांग कहां पर है? अरुणाचल में। तो अगर आपको इतना भी पता होता ना इनमें से, तो आप मार्क कर सकते थे। देखो, इसका मतलब 3 का क्या आ गया? बी। अब आपके ऑप्शन में चलो, 3 का बी कहां पर है? तो 3 का बी पहले में भी है और तीसरे में भी। इसका मतलब अभी यहां से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। अब हमें एक आधा और पता होना चाहिए। अब गोल्डन लंगूर या रेड पांडा कहां पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, रेड पांडा जो है ना, वो बेसिकली पाया जाता है नोकरेक में, मतलब मेघालय वाले एरिया में रेड पांडा पाया जाता है। तो मेघालय कहां पर है? मेघालय में नोकरेक है, तो रेड पांडा नोकरेक में पाया जाता है, दैट इज मेघालय में। तो ए का 1 का क्या है? सी। तो 1 का सी, ये देखो पहला ऑप्शन आ गया ना, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। इधर से आपको ये समझ आया। देखो, इस क्वेश्चन को नहीं सिर्फ समझना, आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे रेड पांडा जो है ना, वो मेघालय में पाया जाता है, इसलिए नोकरेक नेशनल पार्क, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नोकरेक नेशनल पार्क जो है वो मेघालय में है। पहले आपको यहां से ये चीज सीखनी है। ठीक है, आपको नेशनल पार्क की लोकेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज मानस। मानस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का नेशनल पार्क है, तो मानस असम में पाया जाता है। और दिहांग दिबांग रिवर भी हैं, आपको पता है दिहांग दिबांग रिवर भी हैं, जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, और वो कहां पर पाई जाती हैं? अरुणाचल में। तो इसलिए दिहांग वाला जो होगा नेशनल पार्क, वो भी कहां होगा? अरुणाचल में। तो दिहांग वाला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और जाइंट फ्लाइंग स्क्विल वहां पे पाई जाती है। ठीक है, यहां से आपको ये कवर हो गया। अब गोल्डन लंगूर जो बच गया, वो आप बता सकते हो इजिली, वो कहां पाया जाता है? मानस असम में। तो गोल्डन लंगूर असम में पाए जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आया था जेकेपीएसआई में, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट गो टू हाइबरनेशन। इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो हाइबरनेशन में नहीं जाते? हाइबरनेशन में होता है जैसे विंटर में टेम्परेरी स्लीप में चले जाते हैं ना, जो कोल्ड आर्टिक एरियाज में कुछ जानवर होते हैं, विंटर्स में वो डॉर्मेंट स्टेट में, मतलब स्लीप में चले जाते हैं, 2-2 3-3 महीने सोए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। तो हमने बताया इनमें से कौन से एनिमल हाइबरनेशन में नहीं जाता है? बियर, भालू, बैट्स, चमगादड़, फिश, मछली, या हैजहॉग। हैजहॉग एक स्मॉल तरह का एनिमल होता है जिसकी बॉडी के ऊपर कांटे कांटे होते हैं। ठीक है, तो आप इसका फोटो देख सकते हो गूगल में सर्च करके। इनमें से कौन सा जो हाइबरनेशन में नहीं जाता? तो फिश नहीं जाती है, आपको पता होगा फिश जो है वो हाइबरनेशन में नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the main constituent of CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इनमें से किसकी बनी होती है? ज्यादातर क्या पाया जाता है उसमें? ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, मीथेन या अमोनिया। तो सीएनजी में ज्यादा मात्रा में मीथेन पाया जाता है, 80 to 90% इसमें मीथेन पाया जाता है। सीएनजी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरह एक एलपीजी होती है, आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज किया, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आपको ये पता होना चाहिए जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये किसकी मेनली बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन की। मैक्सिमम इसमें क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, उसके साथ हम रिलेटेड चीजों को भी समझ रहे हैं, और आपको आइडिया भी मिल रहा है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखो, नेशनल पार्क में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? देखो, इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, जिनमें से 32, ये मैं पहले भी इसमें मैंने लेक्चर भी लाया हुआ, आप उसको भी दे सकते हो, जिसमें 32 जो है
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से जो इंडिया में है वो कल्चरल है, ठीक है, 7 जो है वो नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। तो एक मिक्स्ड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा। और ये कहां पर है कंचनजुंगा? सिक्किम में, ठीक है, कंचनजुंगा कहां पर है? सिक्किम में। और ये मिक्स्ड है, इसको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इनमें से बोला जा रहा है कि एक नेशनल पार्क भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की, तो वो कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच है, वैली ऑफ फ्लावर है कि परियर नेशनल पार्क? तो वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर है कहां पर है? उत्तराखंड में, आप याद रख सकते हो। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कान्हा कहाँ है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और रिसेंटली आपको पता है नमीबिया से जो है वहां पर लाए गए थे, टाइगर शिफ्ट किए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पेंच नेशनल पार्क कहां पर है? पेंच भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद परियर, परियर रिवर केरला में है, तो परियर नेशनल पार्क भी कहां होगा? केरला में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया गोल्डन लंगूर कैन बी सीन? इनमें से कौन सी स्टेट में गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं? केरला, तमिलनाडु, असम या सिक्किम? अगर आपने ये लेक्चर अभी ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बोला था गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं नोकरेक में। और नोकरेक कहाँ? मानस में, ठीक है, मानस नेशनल पार्क में गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। और मानस कहाँ पर है? असम में। तो अगर आपने ये देखा होगा लेक्चर ध्यान से तो आप इस क्वेश्चन का इजिली आंसर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लंग कैंसर, लंग कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्डस सबस्टेंस? इनमें से कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है? क्या वो ओजोन से होता है, क्या वो मरकरी से होता है, निट्रस ऑक्साइड से होता है, या एस्बेस्टस पार्टिकुलेट से होता है? तो एस्बेस्टस पार्टिकुलेट, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो मैंने डिफरेंट डिसीजेज बताया ना एनवायरमेंट रिलेटेड, मैंने आपको एक डिसीज बताई थी एस्बेस्टोसिस, जो एक लंग डिसीज है, तो वो एस्बेस्टस पार्टिकल से होती है। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल? इनमें से कौन सा केमिकल है जिससे ओजोन डिप्लीट होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेन पार्टिकल है जिससे ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती है। तो इनको CFCs भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जिसने बोला था कि इनको फेस आउट करना पड़ेगा। कब आया था? 1987 में, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये आपको याद रखना। Which of the following treaty that provides framework for conservation and wise use of wetland and their resources? तो जो जितने भी वेटलैंड हैं, वेटलैंड होता है एक ऐसा एरिया जिसमें वाटर कंटेंट हो, ठीक है, वो दलदल टाइप भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड पे बेसिकली मैंने एक पूरा फुल फ्लेज लेक्चर लाया हुआ है इंपॉर्टेंट इंडिया के वेटलैंड, जिनको रामसर साइड में ऐड किया तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो वेटलैंड जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। वेटलैंड जो है इनमें से कौन सी ट्रीटी है जो वेटलैंड के रिलेटेड है? क्या वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है? नहीं, ये तो आप देख चुके हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? ओजोन लेयर के को डिप्लीशन से बचाने के लिए। रामसर कन्वेंशन, हाँ, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के लिए है। रामसर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रामसर जगह पे ये हुई थी, साइन हुई थी। और ये रामसर कहाँ पर है? ईरान में। और 2 फेब 1971 को ये साइन हुई थी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? तो 2 फेब में बनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी पिछली बार की? आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हम देख लेते हैं। देखो कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं ना जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी देर तक बने रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते इतने जल्दी, उनको बोलते हैं पीओपीज, ठीक है। ये घर पे करने वाली पीओपी नहीं, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए एक ट्रीटी लाई गई थी जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि स्टॉकहोम में हुई थी। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन की कैपिटल है, तो आप याद रख सकते हो। और ये कब हुई थी? 2004 में, तो ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रीटीज है इन पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब बैड ओजोन और ग्राउंड लेवल ओजोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, एक ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, ऐसे लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। सबसे नीचे ट्रोपो, फिर स्ट्रैटो, फिर मीजो, फिर थर्मो। अब इनमें से बता रहा है कि बैड ओजोन कहां पर है, ठीक है, जिसको ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं। देखो अगर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है ना तो वो बहुत अच्छी है। ओजोन क्या होती है? O3, मतलब O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनती है, 3 एटम से बनती है, ठीक है। जैसे O2 ऑक्सीजन होता है, O3 ओजोन होती है। अगर तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तो जो सन की यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेंट रेज आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अल्ट्रा वायलेंट रेज अगर हमारी बॉडी में डायरेक्टली आएगी तो आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है और प्लांट लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में होना बहुत जरूरी है। तो यही हो रहा था कि ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो अंटार्कटिका में कम हो रही थी, इसलिए उसको ठीक करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया। बट बैड ओजोन का मतलब ये है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में तो ठीक है, बट ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में अगर आ जाए
ठीक है, जहां पर हम रहते हैं। तो ओजोन एक डेंजरस गैस है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कॉज करती है। तो ट्रोपोस्फेयर में होना इसका गलत है, तो इसलिए हम इसको बैड ओजोन कहते हैं। जब ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है उसको बोलते हैं बैड ओजोन। ठीक है, आई होप आपको समझ है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये अच्छी है हमारे लिए, बट ट्रोपोस्फेयर में ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमारी बायोडाइवर्सिटी किन किन रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, रिड्यूसिंग नेचुरल हैबिटेट, हम जानवरों या का जो है नेचुरल हैबिटेट है उसको खत्म करें पेड़ों को काट के, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके, तो ऑल ऑफ दिस ही है। इन तीनों की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट फैक्चुअल भी आपको पता होना चाहिए और थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? ऑक्सबो वेटलैंड, कन्वर लेक को बोलते हैं। ऑक्सबो वेटलैंड क्या होता है? मैंने ऑक्सबो लेक्स में आपको पढ़ाया भी था। ऑक्सबो लेक वो लेक होता है जो एक रिवर पहले इनिशियली सपोज करो ऐसे जा रही थी ना किसी रीजन में से, ठीक है, ऐसे ये कर रही थी, बाद में सपोज करो वो अपना कोर्स चेंज कर देती है और कोई एक रीजन यहाँ से कट हो जाता है, जैसे ये वाला रीजन यहाँ से कट हो जाता है और ये एक छोटा सा रीजन ऐसे बच जाता है। ठीक है, तो ये एक लेक बन जाएगा, छोटा सा लेक, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो वुलर लेक सबसे अच्छी एग्जांपल है ऑक्सबो लेक की, जो हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ऑक्सबो लेक क्या कनवार लेक है, ऑक्सबो लेक है। ठीक है, पहला। क्रेटर वेटलैंड लोनार लेक है। क्रेटर वेटलैंड होता है जो ऐसे खड्डे की शेप में हो। ठीक है, तो क्रेटर वेटलैंड इस तरह से होता है होल की फॉर्म में। और क्रेटर वेटलैंड लोनार लेक है कि नहीं है ये भी देखना है। और लगून वेटलैंड चिलिका लेक है कि नहीं है। लगून बेसिकली क्या होता है? देखो, अगर ये सपोज करो ये साल्ट वाटर बॉडी है ना कोई, ठीक है, जैसे ये सपोज करो हमारा कोई ओशन वाला एरिया, उसके साथ यहाँ पर एक अगर सपोज करो कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, इसको हम लगून बोल सकते हैं। बस ये इससे थोड़ा सेपरेट होनी चाहिए मेन वाटर बॉडी से, तो इसको लगून बोल सकते हैं। तो क्या चिलिका लेक एक लगून वेटलैंड है कि नहीं? इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। देखो, कनवार लेक ऑक्सबो लेक है। कनवार लेक कहां पर है आपको पता होना चाहिए, बिहार में, मैंने आपको लेक्स में पढ़ाया भी हुआ है। लोनार लेक क्रेटर लेक है, हाँ, बेसिकली लोनार लेक बना था, एक मेटेराइट आया था और मेटेराइट के धरती पे गिरने की वजह से ये लेक बना था। तो लोनार लेक क्रेटर लेक है और चिलिका लेक लगून वेटलैंड है। चिलिका लेक हमारा लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया का, और ये कहां पर है? ओडिशा में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और लोनार लेक कहां पर है? महाराष्ट्र में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सी चीज सही है? इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज वगैरह में यूज होता है। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो पहला ही करेक्ट है, हाँ ये रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, मतलब जहां पर कूलिंग वगैरह हमें करनी हो। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बात गलत है। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से भी ग्रीन हाउस जो इमिशन है वो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कोई गैस भी हो सकती है, जो क्या करती है, सूरज की रेडिएशन अंदर तो आने देती है, बट जब वो बाहर जा रही होती है ना उसको रोक लेती है। अगर सूरज की रेडिएशन बाहर जाते वक्त वो रोक लेती है, इसका मतलब वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है फिर? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ना, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि कुछ गैसेस जो हैं वो सोलर रेडिएशन को अंदर तो आने देती हैं बट बाहर नहीं जाने देती हैं। बाहर नहीं जाने देती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो है CFC, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कॉज करती है। देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे इससे हमें क्या एनालिसिस मिल रहा है? एक तो आपको कुछ चीजें कंसेप्चुअली बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन क्या कॉज करता है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ये कुछ आ रहे हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्क्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां से आप अभी तक हमें ये एनालिसिस मिलता है। ठीक है, और डिजीजेस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड। अभी और भी बहुत क्वेश्चन है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन? देखो, आपके घरों में अगर पानी की टंकी है कोई, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए आप बोलते हैं ना उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, तो क्लोरीन से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली। अब बायोमास पायरामिड, ठीक है, इज रिवर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम? देखो, पायरामिड क्या होता है? इस तरह की शेप, ऐसी शेप को हम पायरामिड कहते हैं। अब वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, जो इस तरह का पायरामिड होता है ना, इस तरह का, इसको बोलते हैं अपराइट। क्या बोलते हैं? अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है कि नीचे बड़ा है, ऊपर जाते जाते छोटा हो रहा है, अपराइट। और अगर नीचे छोटा हो, ऊपर जाते जाते बड़ा हो रहा हो, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड या रिवर्स। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड और रिवर्स। ठीक है, एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट, जो नीचे जितना है उतना ऊपर हो। ठीक है, अब कहता है कि बायोमास पिरामिड जो है वो रिवर्स किस
केस में होता है, ड्राई लैंड्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, फ्रेश वाटर में होता है कि ग्रास लैंड में होता है। अब इस टॉपिक का आंसर वही देगा जिसको इन्वायरमेंट अच्छे से आती है, तो इसका आंसर है पॉन्ड वेटलैंड। देखो पॉन्ड्स इकोसिस्टम में ऐसा होता है कि जो बायोमास पिरामिड है ना वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अब बायोमास पिरामिड मतलब क्या, पिरामिड तो आप समझ गए, बायोमास क्या होता है, बायोमास होता है कि कितना लिविंग मास है वहां पर, मतलब कितना ऑर्गेनिक मैटर है। देखो अब कैसे समझेंगे, अब पॉन्ड में ये इन्वर्टेड क्यों होता है, देखो पॉन्ड में अगर हम बात करें छोटी छोटी फिशेस की, तो छोटी छोटी फिशेस का मास आपको पता है कम ही होगा, तो वो नीचे ही आएगा, ठीक है। और अगर हम बड़ी फिशेस की बात करें, बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे वेल होगा, उनके केस उनकी लेयर जो होगी उनमें बायोमास ज्यादा होगा, तो नीचे कम है, ऊपर जाके बायोमास बढ़ रहा है, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल में जब बायोमास बढ़ता है तो वो इन्वर्टेड का केस आ जाता है। जैसे अब सिंपल तीन तरह के पायरामिड्स होते हैं, एक पायरामिड्स और बायोमास होता है जो मैंने आपको बता दिया। अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो अपराइट होता है। एक पायरामिड ऑफ एनर्जी होता है, देखो एनर्जी का पायरामिड कैसे होता है, एनर्जी का पायरामिड हमेशा अपराइट ही होता है। देखो हमेशा क्या होता है कि एनर्जी जो है हर ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज होती जाती है। आपने 10% लॉ पढ़ा होगा, 10% लॉ जो लिंडेमैन ने दिया था, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है, लिंडेमैन ने दिया था 10% लॉ। उसमें ये कहा गया था कि सपोज करो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी 50 है तो इसका 10% ही आगे पहुंचेगी, ठीक है। ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में इसका 10%, तो इसका मतलब ये कि एनर्जी जो है 10% डिक्रीज होती जा रही है हर ट्रॉफिक लेवल में। तो ये कौन सा पायरामिड बन रहा है, अपराइट, ठीक है। इसी तरह बायोमास पायरामिड जो है वो अपराइट ही होता है, बट पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में वो क्या होता है, इन्वर्टेड। और तीसरा पायरामिड होता है पायरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, आपने देखा होगा ये भी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अगर आप हमेशा ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करो तो जैसे देखो छोटी जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं हम, जो इंसेक्ट वगैरह है वो बहुत ज्यादा होते हैं, उसके ऊपर उनको खाने वाले जो हैं जैसे माइस वगैरह हैं वो थोड़े कम होंगे, उससे कम फिर हमारे माइस वगैरह को खाने वाले आ जाएंगे, जैसे कैट वगैरह बात कर ले, उसके ऊपर जैसे लाइन टाइगर है वो और कम हो जाएंगे। तो ये कैसा आ रहा है, नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो कैसा आ रहा है, अपराइट है। और कई केसेस में ये इन्वर्टेड भी होता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा पायरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है, तो वो कौन सा है, एनर्जी, पायरामिड ऑफ एनर्जी। पायरामिड ऑफ नंबर और बायोमास वाला वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं। और आपने ये केस देखने कहां पर इन्वर्टेड होते हैं, कहां पर अपराइट होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इस पे भी हम इन्वायरमेंट में पूरी सीरीज लाएंगे, ठीक है। अभी हम एमसीक्यूज के थ्रू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम है। अब पायरामिड जो है ना, ये कंसेप्ट पायरामिड का किसने दिया था ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो एल्टन ने इसके कंसेप्ट दिए थे, ठीक है। चार्ल्स एल्टन ने पायरामिड का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट द रिच बायोडाइवर्सिटी। देखो एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसके ऊपर क्या है, स्वैम्प बने, मतलब स्वैम्प होता है, स्वैम्प वो एरिया होता है जो वाटर के अंदर नेशनल पार्क है, समझ आया, दलदल टाइप वाला एरिया उसको बोलते हैं स्वैम्पी एरिया। तो स्वैम्पी एरिया में कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है। इनमें से केबुल लामजाओ है, सुल्तानपुर है, जिम कॉर्बेट है, गिर नेशनल। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट तो आपको पता होगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ये पहली बात ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली है हमारे मणिपुर में, ठीक है। यहाँ पर लोकतक लेक है ना, तो ये लोकतक लेक के ऊपर है, तो लोकतक लेक पर है हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये लेक के ऊपर है नेशनल पार्क। इसका मतलब ये है, इसलिए बोला जा रहा है कि ये स्वैम्पी एरिया में है, ठीक है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और कौन सी लेक पे है, लोकतक लेक में। और यहाँ पर शंघाई डियर भी पाए जाते हैं, शंघाई डियर भी पाए जाते हैं, जिनको हम स्टेट एनिमल कहते हैं मणिपुर का, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस पे मैंने वीडियो लाई हुई है लेक्स वगैरह पे, आप इन्वायरमेंट के सेक्शन में जाके देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में जो बनी हुई है लेक्स वगैरह आप देख सकते हो, ज्योग्राफी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, हरियाणा में, तो ये आप याद रख सकते हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, इसका पहले नाम होता था हेले नेशनल पार्क, क्या, हेले नेशनल पार्क, 1936 में ये बनाया गया था, तो ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, गिर की पहाड़ियां भी हैं गुजरात में, तो वहां से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिपोर्ट आई है नेट जीरो बाय 2050, तो हमें बोला गया है कि हम अपना नेट कार्बन एमिशन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे 2050 तक। इंडिया ने 2050 नहीं बोला, इंडिया ने बोला है 2070 और 80, यही कुछ आप चेक कर लेना, वहां तक हम करेंगे नेट जीरो। अब हमने ये बोला है कि हम अपना जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कहां तक रखेंगे, ठीक है, सभी कंट्रीज ने बताया 1 डिग्री पे रखेंगे, 1.2 पेरिस क्लाइमेट में बेसिकली हुआ था, 1.5 डिग्री में रखेंगे और 2 डिग्री, तो बोला गया कि 1.5 डिग्री या उससे कम ही हमें क्या रखना है, अपना ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये ज्योग्राफी के टाइप में मेनली क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, सबसे नीचे कौन है उसके ऊपर कौन है। तो सबसे नीचे आपको पता है ट्रोपोस्फेयर है, तो ये तो कैंसिल हो गए ये दोनों, एलिमिनेशन टेक्निक भी आप लगा सकते हो। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो आती है, हाँ ठीक है ये दोनों में सेम है। स्ट्रेटो के बाद मीजो आती है, ठीक है, फिर थर्मो आती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which regulatory norm is currently in effect of India to regulate expelled pollutants from motor vehicle। देखो जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है उसको रोकने के लिए हमें नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया में अभी कौन से नॉर्म चले, BS स्टैंड फॉर भारत स्टेट। तो भारत स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे अभी कौन सी भारत स्टेज चल रही है हमें ये पता नहीं। तो अभी भारत स्टेज 6 चल रही है, ठीक है, BS 6। तो आप याद रख सकते। When is the इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। अर्थ डे कब बनाया जाता है। देखो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डेज है ना उन पे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपने देखना है। तो अर्थ डे कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को। देखो मैं आपको 3 बता देता हूँ, 22 पे ही आपको याद रखना है। देखो अप्रैल 22 में क्या हो गया आपने देख लिया, इंटरनेशनल अर्थ डे। अब मार्च 22 पे देखते हैं क्या होता है। मार्च 22 पे कौन सा दिन मनाया जाता है, वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को बनाया जाता है। देखो मार्च 22, फिर अप्रैल 22 में इंटरनेशनल अर्थ डे। अब मई 22, अप्रैल के बाद मई आता है ना, मई 22 में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप ऐसे याद रख सकते हो। और भी जो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज हैं उनको भी आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथ्रोपोजेनिक एमिटर ऑफ मीथेन टू एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस द्वारा एमिटर नहीं है मीथेन टू एटमॉस्फेयर। दो तरह से हम एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, एक तो नेचुरल रीजन से भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एमिटर भी हो सकते हैं। हमने बताना है इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक नहीं है। बाकी सारे यहाँ पे ह्यूमन द्वारा है, एक ह्यूमन द्वारा नहीं है। लैंडफिल्स मतलब जब हम चीजें भरी कर देते हैं लैंड के अंदर वेस्ट को, ये तो ह्यूमन ही करते हैं। कोल माइनिंग ये भी ह्यूमन ही करते हैं। नेचुरल वेटलैंड्स, तो हाँ नेचुरल वेटलैंड ह्यूमन थोड़ी करते हैं, ये तो नेचुरली वेटलैंड्स बने हुए हैं और यहाँ से मीथेन निकलती है। तो नेचुरल वेटलैंड जैसे आपको पता है चावल, चावल भी एक तरह का, जहां पर आप चावल लगाते हो तो वो भी एक तरह का वेटलैंड ही है, आपको पता है दलदल ही टाइप बन जाती है, वहां से भी बहुत ज्यादा मीथेन एमिशन होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। Which among the following is responsible for the production of methane biogas from the dung of cow और buffalo। तो कौ और बफेलो के डंग में से जो मीथेन निकलती है, ठीक है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डेटेनोजेंस, मिथेनोजेंस, हेट्रोनोजेंस, नन ऑफ द अबव। तो अगर आप थोड़ा भी आइडिया लगाओ तो मेथनोजेंस ही इसका आंसर मिलता है। मेथनोजन ही प्रोसेस होता है जिसमें बायोगैस जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम द डंग ऑफ काउ और बफेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट इनमें से कौन पब्लिश करता है, क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है, या वो यूएनईपी करता है, यूएनएफसीसीसी करता है, या नन ऑफ द अबव। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो आउटलुक रिपोर्ट है वो यूएनएफपी जो है वो पब्लिश करता है। तो यूएनएफपी क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर इसका है। इसमें क्वेश्चन आया था आपका जेएसए का एग्जाम जब हुआ था और एफए, उसमें क्वेश्चन आया था कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नैरोबी में। जेएसए में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एफए में नहीं मुझे आइडिया, जेएसए में क्वेश्चन आया था हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केन्या में, ठीक है। और 1972 में यूएनईपी को बनाया गया था, 1972 को 5 जून को, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब यूएनएफसीसीसी के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये कन्वेंशन बना, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बोन में है। तो बोन जर्मनी, ये आप याद रख सकते हो। और इसको कब बनाया गया था, 1994 को। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, आप इतना याद रख सकते हो, ठीक है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई होप ये आप इनको पेन डाउन करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड। तो आर्टिफिशियल रेन, ये मैंने आपको साइंस में भी बताया था कि आर्टिफिशियल रेन किसकी वजह से हो सकती है, लिक्विड नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिल्वर आयोडाइड, नन ऑफ द अबव। तो सिल्वर आयोडाइड की हेल्प से हम जो है आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक साइंस की वीडियो में बताया होगा। विच इंडियन नेशनल कमेटी आइडेंटिफाइड एंड रिकमेंड पोटेंशियल साइट्स फॉर डेजिग्नेशन बायोस्फीयर। देखो जब भी किसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना हो, मैंने आपको बताया नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो जब भी किसी रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना होता है तो हम इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो रिकमेंड करती है कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं। क्या वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी ऑन बायोडाइवर्सिटी है, मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी है, या नन ऑफ दैट। तो मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी का ये काम होता है, वही बताती है कौन से एरिया को हम बायोस्फीयर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक मैप प्रोग्राम था
ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके तहत ये कमेटी बनाई गई है। और मैप प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1971 को। यही डिक्लेयर करते हैं कैसे कोई रीजन है उसको बायोस्फीयर डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद नीचे मैंने आंसर्स डाल दिए हैं। जब पीडीएफ हम शेयर करेंगे टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां आप ज्वाइन कर लो। और वहीं पे क्विज भी होता है 9 बजे, और पीडीएफ भी वहीं शेयर कर लेंगे, तो आप रिवीजन में आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप जेकेएसएसबी, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में जाएं। आपके लिए कोर्सेज हमने स्टार्ट करे हुए हैं, सब फ्री है। और साथ में आप अगर किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने एग्जाम के रिलेटेड कंटेंट आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।